अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा 11वीं। इसके प्रश्नों के उत्तर तो क्रमशः आगे उत्तर लिख लीजिएगा और इसका अभ्यास कर लीजिए। तो 2 अंक के और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले ही बता दिए थे पहले वाले वीडियो में। तो आज आपको 3 अंक के उत्तर बता रहे हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 2 अंक वाले में से एक प्रश्न का उत्तर रह गया था, वंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे। वंशीधर के पिता वंशीधर को ऐसी नौकरी दिलाना चाहते थे जिसमें मासिक वेतन के साथ साथ ऊपरी कमाई भी हो। प्रश्न नंबर 15 से सभी 3 अंक के प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 19 तक। तो इनके उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 20 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 तक हैं। इनके आपको फोटो भेज रहे हैं जो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 15वां प्रश्न, पातर पानी पाताल पानी रेजानी पानी, और इसका अथवा है लता जी की गायकी की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है। दोनों के उत्तर आप उतार लीजिए। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 मिनट का मैं टाइम डाल दे रही हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके और उसको लिख लीजिए। प्रश्न 15, डायरी लेखन का अर्थ और इसकी प्रमुख विशेषताएं। डायरी किसी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के अनुभवों, भावनाओं, दिनचर्या को लिखित रूप में अंकित किया गया एक संग्रह होता है। डायरी की प्रमुख विशेषताएं हैं, डायरी को किसी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। डायरी में तिथि, दिन, समय इनका विवरण हो। यह आवश्यक नहीं है कि डायरी परिष्कृत हो और परिष्कृत भाषा शैली में ही लिखी हो, अपनी बोलचाल की शैली में भी इसको लिख सकते हैं। डायरी में स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए। डायरी एक निजी वस्तु है और वह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जानी चाहिए। डायरी में अपने स्वयं के हस्ताक्षर होने पर वह व्यक्तिगत दस्तावेज बन जाती है। प्रश्न 16 का अथवा वाला, पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं, पटकथा के स्रोत क्या हैं तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम पटकथा का अर्थ समझते हैं। ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा, यानी कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। पटकथा के कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के या आसपास की जिंदगी, आसपास घटी कोई घटना, अखबार में छपा हुआ कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति में उपजी हुई कोई कहानी, इतिहास के पन्ने से झलकता हुआ कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा, अथवा किसी साहित्य की अन्य विधा की कोई रचना। महत्वपूर्ण उपन्यासों, कहानियों पर फिल्म बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। दूरदर्शन में तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्म आदि का निर्माण किया जाता है। ज्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक पटकथा का विषय बन जाते हैं। नाटक और पटकथा के दृश्यों में बहुत अंतर होता है। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे। इसी प्रकार से नाटक में आमतौर पर सीमित घटनास्थल होते हैं, जबकि फिल्मों में इसकी कोई सीमा नहीं होती है। हर दृश्य नए स्थान पर घटित हो सकता है। नाटक में पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, एक निश्चित अवधि के दौरान, जबकि फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशन में अलग अलग सेटों या लोकेशन पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। इसलिए नाटक में दृश्यों की संरचना को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन
सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं है। नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 17 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? राजभाषा वह भाषा है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। यह एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक राजभाषा घोषित किया गया था। वर्तमान समय में सभी शासकीय कार्यालयों में राजकाज हिंदी में ही होता है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे पूरा देश बोले और समझे। राष्ट्रभाषा संवैधानिक नहीं है, बल्कि प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की बहुत अधिक इच्छा थी कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। 17 के अथवा में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति का भाव विस्तार से स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म होता है। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों को दे करके संसार को बचाया। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके है। विश्व में एकता और मानवता का विकास होता है। धर्म से ऊपर उठ करके परोपकार करते हैं और इससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। इसके बाद प्रश्न 18 है, संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाइए। संदेह अलंकार वह है जहां रूप, रंग आदि के सादृश्य से उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। साड़ी के बीच में नारी का और नारी के बीच में साड़ी का निश्चय नहीं होने से यहाँ संदेह अलंकार है। अत्यधिक सादृश्यता के कारण जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न होता है, मतलब अवास्तविक वस्तु ही वास्तविक प्रतीत होने लगे, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यहाँ नाक के आभूषण के मोती में अनार के बीच का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। शुक सोच रहा है कि यह मोती है या अनार है, और जो नाक है उसको वह अन्य शुक समझ रहा है। इसमें हमको गद्यांश का शीर्षक देना है, तो इसका शीर्षक आप इस गद्यांश के आधार पर दे सकते हैं। शीर्षक इसका परोपकार या परोपकार का महत्व हो सकता है। सच्ची मानवता क्या है? तो इसी में उत्तर है, सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। तीसरा प्रश्न है, वो वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? इसका उत्तर होगा, वृक्ष हमें छाया तथा फल देने के लिए धूप, आंधी और वर्षा तथा तूफान में अपना सब कुछ बलिदान करके परोपकार का संदेश देते हैं। 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। अब आपके 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और आप उसे याद कर लीजिएगा।